अब हम आते हैं चैप्टर 3 पे, जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ की बात करता है। सेक्शन 7, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। इसमें है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन करता है या एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट करता है टू ऑब्टेन और एक्सेप्ट, किसी भी इंसान से अगर वो अनड्यू एडवांटेज लेता है, और साथ ही में उस पब्लिक सर्वेंट का इंटेंशन क्या होता है कि जो भी पब्लिक ड्यूटी है उसको इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली परफॉर्म किया जाए, या फिर ऐसी ड्यूटी को ना परफॉर्म किया जाए जो होनी चाहिए, चाहे वो खुद से या किसी और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा वो करवाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑफेंस अंडर सेक्शन 7। सेकंड है कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो ऑब्टेन या एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट करता है कि वो ऑब्टेन या एक्सेप्ट करे एन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर द इम्प्रॉपर और डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी और फॉर forbearing to perform such duty either by himself or another public servant। तो एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग अ ड्यूटी इम्प्रॉपरली अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनड्यू एडवांटेज लेता है तो वो भी सेक्शन 7 में ऑफेंस है। फिर है थर्ड कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो परफॉर्म कर रहा है या इंड्यूस कर रहा है किसी और पब्लिक सर्वेंट को कि तुम जो तुम्हारी पब्लिक ड्यूटी है उसको इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली करो, या फिर इसकी परफॉर्मेंस का फोरबेरेंस हो, मतलब ये परफॉर्म ना करी जाए इन एंटिसिपेशन ऑफ और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टिंग एन अनड्यू एडवांटेज। ये क्यों करवा रहा है, वो इंड्यूस क्यों कर रहा है किसी और को, या परफॉर्म क्यों कर रहा है डिसऑनेस्टली कोई ड्यूटी, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कोई अनड्यू एडवांटेज मिल सकता है या फिर कोई अनड्यू एडवांटेज मिलने वाला है। तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? इट शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द ऑब्टेनिंग, एक्सेप्टिंग और द अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज shall itself constitute an offence even if the performance of a public duty by public servant is not or has not been improper। तो ये कह रहे हैं कि बस ये एक्ट ही हो गया ना कि आपने अनड्यू एडवांटेज एक्सेप्ट कर लिया ये बोल के कि मैं ये ड्यूटी ऐसी ऐसी करूँगा, लेकिन आपने इम्प्रॉपर ड्यूटी एक्चुअली करी नहीं, फिर भी ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 माना जाएगा। फिर ये कहा गया है, इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं। अ पब्लिक सर्वेंट एस एक पब्लिक सर्वेंट है जो एक आदमी को मतलब पी को बोलते हैं कि तुम मुझे 5,000 रुपये दो टू प्रोसेस हिज रूटीन राशन कार्ड एप्लीकेशन ऑन टाइम, तभी तुम्हारा राशन कार्ड टाइम पे तुम्हें दिया जाएगा। तो ये क्या है? अनड्यू एडवांटेज है, और इसीलिए ये जो पब्लिक सर्वेंट है जो एस है वो सेक्शन 7 में लायबल है फॉर पनिशमेंट। For the purpose of this section, the expressions obtains or accepts or attempts to obtain shall cover cases where a person being a public servant obtains or accepts or attempts to obtain any undue advantage for himself or for any other person by abusing his position as a public servant or by using his personal influence over another public servant or by any other corrupt or illegal means। मतलब रिश्वत के क्या क्या रूप है वो बता दिया है कि आप पब्लिक सर्वेंट हो और आप अपनी पोजीशन अब्यूज़ कर रहे हो, या फिर आप अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस कैरी आउट कर रहे हो किसी और पब्लिक सर्वेंट पे, या फिर कोई भी और करप्ट या इलीगल मीन से अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो टू ऑब्टेन कोई भी अनड्यू एडवांटेज, तो भी वो इंक्लूडेड रहेगा इसकी ऑब्टेन, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट टू ऑब्टेन की डेफिनेशन में। फिर है, इट शैल बी इमटेरियल वेदर सच पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन द अनड्यू एडवांटेज डायरेक्टली और थ्रू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो अनड्यू एडवांटेज आप किसी से भी लो, पर्सन जो जिसका काम आप कर रहे हो या तो आप उससे डायरेक्टली ले रहे हो तो भी ये ऑफेंस है, थर्ड पार्टी से ले रहे हो तो भी ऑफेंस है। ऑफेंडर कौन होता है सेक्शन 7 में? हमेशा पब्लिक सर्वेंट होता है। फिर आते हैं सेक्शन 7A में, टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा इंसान जो या तो खुद के लिए लेता है
या फिर किसी और पर्सन के लिए अनड्यू एडवांटेज लेता है, उसका मोटिव या रिवॉर्ड क्या रहेगा? टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट, किस रूप से? करप्ट या इलीगल मीन से, या फिर अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस से, ताकि क्या हो, वो कोई भी पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली हो या फिर डिसऑनेस्टली हो, या फिर कोई भी पब्लिक ड्यूटी को फोरबेयर किया जाए, मतलब ना किया जाए, या फिर टू कॉज फोरबेयर सच पब्लिक ड्यूटी बाय सच पब्लिक सर्वेंट, कि वो जो पब्लिक सर्वेंट है जिसके लिए हम अंडर इन्फ्लुएंस ले रहे हैं वो ड्यूटी ना करे या फिर इम्प्रॉपरली डिसऑनेस्टली करे, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? 3 साल से लेके 7 साल एंड फाइन। फिर आता है सेक्शन 8, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें है कि सेक्शन 7 में और सेक्शन 7A में पब्लिक सर्वेंट को ऑफेंडर माना जा सकता था, लेकिन सेक्शन 8 में क्या है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो ब्राइब देता है या अनड्यू एडवांटेज देता है टू अनदर पर्सन और पर्सन्स, और उनका इंटेंशन क्या होता है? टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म इम्प्रॉपरली अ पब्लिक ड्यूटी और टू रिवॉर्ड सच पब्लिक सर्वेंट फॉर द इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। जो राशन कार्ड वाला एग्जाम्पल था, जैसे पब्लिक सर्वेंट को आप पैसे दे रहे हो कि मेरा राशन कार्ड टाइम से कर देना, तो ये क्या होगा? ऑफेंस अंडर सेक्शन 8 होगा। आपको कंपेल किया गया है वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ आपको कंपेल नहीं किया गया है, आपने अपने मन से पैसे दिए हैं, तो वो सेक्शन 8 में ऑफेंस होगा। इसकी पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ। तो इसमें मिनिमम नहीं बताइए, मैक्सिमम 7 बताइए। फिर है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन इज कंपेल्ड टू गिव सच अनड्यू एडवांटेज, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्सन सो कंपेल्ड शैल रिपोर्ट द मैटर। तो इसमें यही बात आ गई कि अगर आपको कंपेल किया है, जैसे राशन कार्ड वाला एग्जाम्पल था कि पब्लिक सर्वेंट ने आपको बोला कि आपको राशन कार्ड चाहिए तो जल्दी से मुझे इतने पैसे दे दो, तो ही आपको मैं 2 दिन में दे दूंगा, अदरवाइज आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। अब इस केस में आपको कंपेल किया गया है, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए पब्लिक सर्वेंट ने आपको कंपेल किया है, तो अब आप क्या करोगे? तो आप जब से आपको कंपेल किया गया है ना, उसके 7 days के अंदर आप इस अनड्यू एडवांटेज को, कि हमसे ये मांगा गया है तो हमने ये दे दिया है, इसको आप किसको बता दोगे? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बता दोगे या फिर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को बता दोगे। Provided also that when the offence under this section has been committed by commercial organization, such commercial organization shall be punishable with fine। ठीक है, जब offence किसी commercial organization के द्वारा किया जाता है तो उनको punishment में fine मिलती है। Illustration देखते हैं। A person P gives a public servant S an amount of 10,000 rupees to ensure that he is granted a license over all the other bidders। P is guilty of an offence under this subsection। ठीक है, तो P ने यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को, जो कि S थे, उन्हें 10,000 रुपये दिए, ये बोलते हुए कि मुझे लाइसेंस मिल जाए और दूसरे बिडर्स से ऊपर मुझे प्रायोरिटी दी जाए। तो ये क्या है? ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 8। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall apply to a person if that person, after informing a law enforcement authority or investigating agency, gives or promises to give any undue advantage to another person in order to assist such law enforcement authority or investigating agency in its investigation of the offence alleged अगेंस्ट द लेटर। तो ये जो कंपेलेशन वाली बात थी उसके साथ सबसेक्शन 2 पढ़ा जाएगा कि अगर किसी भी पर्सन को कंपेल किया गया था तो वो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को 7 दिन के अंदर बता देगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसने कंपेल होके पैसे दिए भी, मतलब अनड्यू एडवांटेज किसी भी रूप में दिया भी पब्लिक सर्वेंट को, क्यों दिया उसने? ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है उनके इन्वेस्टिगेशन में मदद हो पाए, तो उसको ऑफेंडर नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 8। फिर आते हैं सेक्शन 9, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट बाय अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेक्शन 7 में ऑफेंडर कौन था? सेक्शन 7 में ऑफेंडर पब्लिक सर्वेंट था। सेक्शन 8 में ऑफेंडर कौन था? कोई भी पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दे रहा है। सेक्शन 9 में कौन ऑफेंडर है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफेंडर होगी।
तो आप पढ़ते हैं, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बिन कमिटेड बाय अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, such organization shall be punishable with fine if any person associated with such commercial organization gives or promises to give any undue advantage to a public servant. ठीक है, तो या तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड कोई भी इंसान किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अनड्यू एडवांटेज देता है या प्रॉमिस करता है कि अनड्यू एडवांटेज दिया जाएगा, और किस इंटेंशन से वो ये करता है, टू ऑब्टेन और रिटेन बिजनेस for such commercial organization or to obtain or retain an advantage in the conduct of business for such commercial organization. इन दोनों में से कोई एक इंटेंशन है और उसके साथ ही उसने कोई ब्राइब दी है पब्लिक सर्वेंट को, और वो पार्ट किसका है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो ऑफेंडर होगा अंडर सेक्शन 9. Provided that it shall be a defense for the commercial organization to prove that it had in place adequate procedures in compliance of such guidelines as may be prescribed to prevent persons associated with it from undertaking such conduct. तो जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बोल सकती है कि हमारे यहाँ पे तो गाइडलाइंस दी गई थी जिनसे कंप्लाई करना था हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को, और हम तो प्रिवेंट करना चाहते थे कि ऐसा कोई भी ब्राइबरी वाला केस हमारे यहाँ हो ही नहीं. तो ये एक प्रॉपर डिफेंस हो सकता है इन द केस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 9. सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन a person is said to give or promise to give any undue advantage to a public servant if he is alleged to have committed the offence under section 8. तो ये कहते हैं कि इस सेक्शन के लिए किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को ये माना जाएगा कि उसने अनड्यू एडवांटेज दिया है या प्रॉमिस किया है टू अ पब्लिक सर्वेंट अगर उसने ऑफेंस अंडर सेक्शन 8 किया है, वेदर और नॉट सच पर्सन हैज़ बिन प्रोसिक्यूटेड फॉर सच ऑफेंस. तो अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर किया है तो सेक्शन 9 में होता है वैसे तो, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 9 में भी होता है तो भी ये माना जाएगा कि सेक्शन 8 में भी उसने ऑफेंस किया ही है, चाहे सेक्शन 8 का चार्ज लगाया गया हो या ना लगाया गया हो. फिर है सबसेक्शन 3, जिसमें ये बताया गया है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ बॉडी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड विच कैरीज ऑन अ बिजनेस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. ठीक है, तो इनकॉर्पोरेट वो इंडिया में हुई है, बिजनेस वो चाहे इंडिया में करे या इंडिया के बाहर करे. फिर है कोई भी और बॉडी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच कैरीज ऑन अ बिजनेस और पार्ट ऑफ अ बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन इन इंडिया था और बिजनेस आउटसाइड भी था, इंडिया में है तो ऑफकोर्स है ही वो. फिर यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है और बिजनेस इन इंडिया है. फिर अ पार्टनरशिप फर्म और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड इन इंडिया एंड विच कैरीज ऑन अ बिजनेस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. तो ये फर्स्ट वाली जैसा ही है ये भी, कि पार्टनरशिप फर्म उन्होंने इंडिया में करी और बिजनेस उनका बाहर है. फिर है एनी अदर पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच इज़ फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया. अब पार्टनरशिप कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, एंड विच कैरीज ऑन बिजनेस कहाँ है, इंडिया में है. तो ये सब क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में ही आएंगी. फिर है बी, बिजनेस इंक्लूड्स अ ट्रेड और प्रोफेशन और प्रोवाइडिंग सर्विस. तो बिजनेस में ट्रेड इंक्लूडेड है, प्रोफेशन भी इंक्लूडेड है और प्रोवाइडिंग सर्विस तो इंक्लूडेड होता ही है वैसे भी. ठीक है, फिर है अ पर्सन इज सेट टू बी एसोसिएटेड विद अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इफ सच पर्सन परफॉर्म सर्विसेज फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द commercial organization irrespective of any promise to give or giving of any undue advantage which constitutes an offence under subsection 1. तो कोई भी ऐसे पर्सन को माना जाएगा कि वो एसोसिएटेड है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो परफॉर्म कर रहा है कोई भी सर्विस बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. Explanation 1 है the capacity in which the person performs services for or on behalf of the commercial organization shall not matter irrespective of whether such person is employee or agent or subsidiary of such commercial organization. तो अगर commercial organization के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो पोजीशन है वहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया है तो आप इस सेक्शन में लायबल हो सकते हो. Second, whether or not the person is a person
who performs services for on behalf of the commercial organization is to be determined by reference to all the relevant circumstances and not merely by reference to the nature of relationship between such persons and the commercial organization. तो जब भी हमें ये देखना है कि इस इंसान ने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम किया है कि नहीं, तो हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सारे सर्कमस्टांसेस का ध्यान रखेंगे और सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस पर्सन में और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन क्या है, हम सारे रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस देखेंगे बिटवीन सच पर्सन एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? इफ द पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड that such person is a person who has performed services for on behalf of the commercial organization। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 में ये पक्का कर दिया कि अगर आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो फिर तो ये मान ही लिया जाएगा कि आपने जो सर्विसेज करी है वो आपने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ही करी है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्ररी, तो आप ऑफकोर्स प्रूव कर ही सकते हो कोर्ट पे, बट कोर्ट विल प्रिज्यूम कि आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ये काम कर रहे थे। फिर है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन CRPC द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7A 8 एंड दिस सेक्शन शैल बी कॉग्निजेबल। तो ऑफेंसेस जो हैं ये कॉग्निजेबल है, कौन कौन से? सेक्शन 7 के, 8 के और सेक्शन 9 के। Fifth, the central government shall, in consultation with the concerned stakeholders, including departments, and with a view to preventing persons associated with commercial organizations from bribing any person being a public servant, prescribe such guidelines as may be considered necessary, which can be put in place for compliance by such organization। तो ये जो organization है commercial organizations, उनके यहाँ पे उनको comply करना पड़ेगा with the guidelines जो state government with consultation in consultation with concerned stakeholders बनाएगी। फिर आते हैं सेक्शन 10 पे, पर्सन इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस where an offence under section 9 is committed by a commercial organization and such offence is proved in the court to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer shall be of the commercial organization, सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, तो अगर सेक्शन 9 का ऑफेंस हुआ है और ये प्रूव हो गया है कि ये जो ऑफेंस है वो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर की कंसेंट से हुआ था तो वो गिल्टी होंगे फॉर दिस ऑफेंस। और उन्हें पनिशमेंट कितनी मिल सकती है? 3 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स प्लस फाइन। फिर आते हैं सेक्शन 11 पे, public servant obtaining undue advantage without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant। इसमें है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है और वो एक्सेप्ट कर रहा है या ऑब्टेन कर रहा है या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कर रहा है, चाहे खुद के लिए किसी और पर्सन के लिए, एनी अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन या फिर किसी ऐसे कंसिडरेशन के लिए जो इनएडिक्वेट है, किसी भी पर्सन से जो वो जानता है जो कि ये प्रोसीडिंग या बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, हैविंग एनी कनेक्शन विद द ऑफिशियल फंक्शंस या ऑफ public duty of himself or of any public servant to whom he is subordinate or from any person whom he knows to be interested in or related to the persons who conduct, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? not less than 6 months but which may extend to 5 years and fine। ठीक है, तो सेक्शन 11 में हम ऑफेंडर किसको मान रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट को मान रहे हैं। और कब मान रहे हैं? जब वो अनड्यू एडवांटेज किससे लेता है? किसी ऐसे पर्सन से लेता है जो उसके पब्लिक सर्वेंट के प्रोसीडिंग या बिजनेस से रिलेटेड हो। फिर आते हैं सेक्शन 12 में, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस हुएवर अबेट्स एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो अबेटमेंट हुआ है किसी भी ऑफेंस का अंडर दिस एक्ट, whether or not that offence is committed in consequence of that abatement, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? 3 साल, which may extend to 7 years plus fine। फिर आते हैं सेक्शन 13, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अ पब्लिक सर्वेंट इज सेट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट। क्रिमिनल मिसकंडक्ट से हमें क्या याद आता है? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी याद आ सकता है और आ सकता है CBT, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट,
क्या, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमने IPC में पढ़ा था उसके ही जैसा ये सेक्शन है, ऑफेंस है। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो कर रहा है ये ऑफेंस, और कब माना जाएगा उसने क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है, तो उसने क्या किया है, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली उसने मिसअप्रोप्रिएट किया है या फिर खुद के यूज़ के लिए कन्वर्ट कर लिया है। क्या चीज़ को, प्रॉपर्टी को, जो उसको इंटरेस्ट करी गई थी, या कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके कंट्रोल में दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, या फिर वो अलाउ कर देता है कि तुम इस प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल कर लो, तो उसे कहा जाएगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया कि इस प्रॉपर्टी का आप देखोगे, एक रिसीवर अपॉइंट किया कि आप इसकी देखभाल करोगे, और फिर लिक्विडेटर भी कि आप इसको बेचोगे और जो करना है देखोगे। अब रिसीवर और लिक्विडेटर ने एक कॉन्स्पिरेसी करी कि हम इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं खुद के नाम पे करवा के। तो ये क्या है, उन्होंने खुद के नाम पे करवा ली, मतलब कन्वर्ट कर ली उन्होंने खुद के नाम पे, कन्वर्ट फॉर हिज ओन यूज़। तो ये क्या हुआ, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, और उनको सेक्शन 13 में पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर उन्होंने क्या किया है, इंटेंशनली एनरिचेज हिमसेल्फ इलिसिटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस, मतलब वही है कि खुद को बेनिफिट दिया है कुछ गलत रूप से, तो भी वो ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 13, दैट इज क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि कब माना जाएगा कि इंटेंशनली एनरिच किया है इलिसिटली, अगर वो पर्सन या उसके बिहाफ पे कोई पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ और हैज़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस बिन इन पोजेशन ऑफ पेक्यूनरी रिसोर्सेज or property disproportionate to his known resources of income which the public servant cannot satisfactorily account for। तो मतलब अगर मेरी सैलरी 1 लाख है और मेरे घर पे एक प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ की है, और मेरे घर पे और कोई कमाने वाला नहीं है, तो ये एक क्वेश्चन रेज करती है मेरी क्रेडिबिलिटी पे कि ये कौन से सोर्स से मैं इतना पैसा लाई हूँ कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास। तो ये इसमें माना जाएगा कि मैंने खुद को एनरिच किया है इलिसिटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माई ऑफिस, तभी मेरे पास पैसा आया और तभी मैंने प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये क्या होगा, ऑफेंस अंडर सेक्शन 13 हो जाएगा। फिर है द एक्सप्रेशन नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। नोन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे, जैसे मेरी सैलरी थी जो सिर्फ 1 लाख थी, मीन्स इनकम रिसीव फ्रॉम एनी लॉफुल सोर्सेज। तो लॉफुल सोर्स थी सैलरी, वो 1 लाख थी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो वो होगी 4 साल से लेके 10 साल एंड फाइन। फिर आते हैं सेक्शन 14 पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर। इसमें है कि अगर इस एक्ट में कोई भी पर्सन कन्विक्ट हो चुका है एक बार और उसके बाद अगर वो वापस से वो ऑफेंस करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट होगी 5 साल से लेके 10 साल प्लस फाइन। फिर है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। तो पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट छोटी सी दी है, मतलब बहुत छोटी तो नहीं है, पर 2 साल से लेके 5 साल एंड फाइन। ये सिर्फ अटेम्प्ट की पनिशमेंट है। फिर सेक्शन 16 है मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन, वेयर अ सेंटेंस ऑफ फाइन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 या जो भी सेक्शन है। तो जो कोर्ट है जब वो अमाउंट ऑफ फाइन फिक्स कर रहे हैं तो वो क्या कंसिडरेशन में लेंगे, अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी which the accused person has obtained by committing the offence, or where the conviction is for an offence referred to in subsection 1 clause B of section 13 the pecuniary resources। तो जितने भी पैसे हैं जो हमें illicitly ऑब्टेन्ड लगते हैं, मतलब इन अनलॉफुल मीन्स ऑब्टेन्ड लगते हैं, या कोई भी नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं लगता है और पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो उस हिसाब से फ़ाइन का पता निकाला जाएगा। ये दिया हुआ है सेक्शन 16 में।